CPSP तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था वेव मैकेनिकल मॉडल के बारे में, है कि नहीं? हम लोग बात कर रहे थे कि अगर इलेक्ट्रॉन, बोर्स मॉडल में क्या कमियां थी कि इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर का माना गया था, वेव नेचर इंक्लूड नहीं किया गया था। पहली कमी ये थी। दूसरी कमी क्या थी कि इलेक्ट्रॉन, ये केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही बोर्स मॉडल वैलिड है। तो आज अपन लोग को इसके आगे की बात करेंगे, है कि नहीं? बोलिए। चलिए, सो लास्ट क्लास में मैं आपको बता रहा था कि जब हम वेव नेचर को इंक्लूड करते हैं तो हमें जो मॉडल मिलता है एटम का वो कहलाता है वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। एंड वेव मैकेनिकल मॉडल जो है वो डिफाइन होता है एक इलेक्ट्रॉन की वेव से, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, साई फंक्शन, ठीक है। और साई को हम कैलकुलेट करते हैं एक इक्वेशन से, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर बड़े आदमी ने दी है, जिसका नाम है श्रोडिंगर। श्रोडिंगर की जो वेव इक्वेशन है, दैट वेव इक्वेशन विल गिव यू द वैल्यूज ऑफ साइन, ठीक है। आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ बोलो, कोई कुछ बोलना चाहता है? बोलिए। इस टाइप की एक इक्वेशन आपको लास्ट क्लास में भी मैंने लिखवाई थी और अभी फिर से लिख रहा हूँ। तो ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती है कि एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, मतलब किसी भी जनरल कोऑर्डिनेट पे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है। सो इक्वेशन को जिस टाइप से है, तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं, सॉल्व आपको नहीं करना है, बहुत सिंपल शब्दों में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये मैथ के सिलेबस में भी नहीं है, तो आपको तो सॉल्व नहीं करना है, आपको केवल रिजल्ट की बात करनी है कि वेव नेचर इंक्लूड कर लेने से क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, कैसे हमें पता चल गया कि वेव नेचर से हमें ये फायदे हुए, बस रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करिए। तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको साई की वैल्यू मिलती है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पे। ये अलग बात है कि साई जो फंक्शन आपको मिलेगा वो कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। पॉजिटिव है तब तक तो ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो सकता है, बट प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो साई से हमें कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस देखने को नहीं मिलता है। तो साई केवल और केवल क्या है, वेव का, जो इलेक्ट्रॉन की वेव है उसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। बट उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हम बोल सकते हैं कि देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। तो हम क्या करते हैं, हम साई से बना लेते हैं साई स्क्वायर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो इससे हमें अलग अलग 3 डायमेंशनल शेप्स मिलते हैं, ठीक है, साई स्क्वायर की वैल्यू। और साई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, एंड साई स्क्वायर कैन बी कंसीडर्ड एज द स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। सो साई स्क्वायर रिप्रेजेंट द स्पेस वेयर probability of सर finding, श्रोडिंजर्स वेव के बाद ये क्या है? समझा नहीं मैडम, क्या बोल रही है? श्रोडिंगर वेव के बदले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये तो लास्ट क्लास की बात बोल रहा हूँ, नया कुछ नहीं बता रहा हूँ अभी। तो ये सब, ये पूरा पूरा टॉपिक आपके नोट्स में मैंने आपको भेज रखा है। अभी मैंने आपके नोट्स चेक किए ना, देखिए दिखाता है CPSB, जो आखिरी नोट्स आपको जो भेजे थे वो है ये। देखिए मैंने आपको ये नोट्स भेजे थे, इसमें नोट्स में एक क्वेश्चन लिखी है, ये सब आपके पास है पहले से ही। मैं आपको केवल और केवल एक आइडिया दे रहा हूँ कि भैया क्या मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, क्यों, क्योंकि एक हफ्ता हो गया है, ठीक है। सो ये इक्वेशन है। अब इक्वेशन को देखो भाई, सीधी बात है, लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। अब इसी का शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं EQ ऊपर N, इक्वेशन। बार बार कौन लिखेगा इक्वेशन, इसलिए, ठीक है। तो वो EQN लिखा हुआ इक्वेशन ही, ठीक है।
सो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन की वेव का एम्पलीट्यूड फंक्शन मिलता है, लेकिन एम्पलीट्यूड फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है। तो भैया पॉजिटिव है तब तो मैं उसे प्रोबेबिलिटी बोल सकता हूँ, बट नेगेटिव है तो मैं उसे कुछ नहीं बोल सकता। ओके, दिक्कत है मेरे साथ। तो मैंने क्या किया, मैंने साई के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं की, मैंने डायरेक्टली आपको बताया लास्ट क्लास के एकदम लास्ट वाले पेज पे मैंने यही बताया कि साई स्क्वायर इज अ बेटर थिंग टू डू। व्हाई? बिकॉज साई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा एंड साई स्क्वायर कैन बी कंसिडर्ड एज द स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम बोलने लग गए ऑर्बिटल। तो ये बात पक्की है कि बोर्ड्स मॉडल में जो कंसेप्ट था किसका? ऑर्बिट का, यहाँ पे वो कंसेप्ट चेंज हो गया ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल का। ठीक है, तो आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये तो लास्ट क्लास तक का टॉपिक है। लास्ट क्लास में हमने यही बात की थी कि इलेक्ट्रॉन में डुअल नेचर होता है और इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर जो है वो उसके पार्टिकल नेचर से भी ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। ठीक है, उसके ऊपर जो एसोसिएटेड वेव है वो एटम की साइज के बराबर आती है। तो आप समझ सकते हैं कि वेव नेचर ही डोमिनेटिंग है। ठीक है, बोर्ड्स मॉडल की लिमिटेशन क्या थी कि बोर्ड्स मॉडल केवल पार्टिकल नेचर बताता था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर वेव नेचर है तो वो तो हमने बोर्ड्स मॉडल में इनकॉर्पोरेट किया ही नहीं। तो बोर्ड्स के हिसाब से है ऑर्बिट। बोर्न ने आपको आपके जीवन में क्या दिया? ऑर्बिट दिया। समझ में आई बात कि कितने डिस्टेंस पे लाइसेंस ऑर्बिट है, कि इतने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा तो वो कभी भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ये कॉन्ट्रीब्यूशन है बोर का। लेकिन बोर की लिमिटेशन क्या है? एक तो ये वेव नेचर को इंक्लूड नहीं करता है, दूसरा ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो जब हम इस इलेक्ट्रॉन को एक वेव मान लेते हैं जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने दिया, तो मुझे फिर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मिलेगी। ठीक है, एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं मिलेगी, मुझे उनका शेप मिलेगा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ वो कौन सा मतलब शेप है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ठीक है, तो वेव नेचर से आपको मिलता है ऑर्बिटल। ठीक है, पार्टिकल नेचर से आपको क्या मिलता है? ऑर्बिट। तो बोर्ड्स मॉडल ने दिया आपको ऑर्बिट, वेव मैकेनिकल मॉडल आपको क्या देगा? ऑर्बिट के अंदर के ऑर्बिटल्स। समझ में आ रही बात? तो अब आपका जो डायग्राम है, जो मॉडल है, वो आप इमेजिन ही कर सकते हैं, अब बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये तो मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा कि जब कोई पार्टिकल डुअल नेचर दिखाता है तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को, एग्जैक्ट स्पीड को आप नोट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ एरर जरूर आएगा। तो वही है। तो यहाँ पे ये जो बात है वेव नेचर वाली, वो आपको ये बताने के लिए की जा रही है कि भैया अब इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन आप नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन यहीं पे है। आप एक रीजन बोल सकते हैं, एक स्पेस बोल सकते हैं, एक गोला बोल सकते हैं कि एक स्फीयर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। और उस स्फीयर का नाम क्या होगा? एक ऑर्बिटल। ठीक है, सो ऑर्बिटल 3D स्पेस, ऑर्बिटल वो 3D स्पेस है जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, मतलब उस स्पेस के बाहर, उस शेप के बाहर हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो। मतलब उस इलेक्ट्रॉन अगर पाया जाएगा तो उसी शेप में पाया जाएगा, उसके बाहर नहीं पाया जाएगा। समझ में आई बात? ओके, तो हम वो शेप निकालना चाहते हैं। साई स्क्वायर को जब हम प्लॉट करते हैं तो हमें अलग अलग 3D शेप्स मिलते हैं। ठीक है, तो साई स्क्वायर ऑर्बिटल है जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। ये मैं लास्ट क्लास तक आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो आज बारी है कि साई स्क्वायर को जब हम प्लॉट करते हैं, अलग अलग रिजल्ट जो मिले इस इक्वेशन को सॉल्व करने से, सॉल्व हमें नहीं करना है, हमें केवल रिजल्ट्स की बात करनी है जितने रिजल्ट एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हमें जो अलग अलग शेप्स मिलते हैं साई स्क्वायर के, वो कुछ इस टाइप से। अगले वाले पेज पे देखते हैं। तो जो डिफरेंट शेप्स आपको मिलते हैं ऑर्बिटल्स के, वो कुछ इस टाइप से। जैसे कुछ ऑर्बिटल्स के शेप आपको मिलते हैं एकदम स्फेरिकल, मतलब वो एकदम सर्कुलर स्फेरिकल टाइप के शेप है, मतलब उनमें कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं है, एक्स वाई जेड सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड।
ठीक है। तो सबसे पहला ऑर्बिटल जो आपको मिलता है वो कहलाता है एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की जो जो बेसिक क्या कहते हैं, मैं कहूँ कि शेप है वो है स्फेरिकल। ठीक है। अब स्फेयर एक हो सकता है, स्फेयर कॉन्सेंट्रिक हो सकते हैं, बीच में खाली जगह हो सकती है, वो अलग अलग ऑर्बिट्स में अलग अलग हो सकता है, बट शेप स्फेरिकल होगा। ठीक है। और स्फेयर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपका सेंटर ऑफ स्फेयर अगर अगर ओरिजिन पे है तो एक्स एक्सिस में भी आर डिस्टेंस है, वाई में भी आर डिस्टेंस है, और जेड में भी आर डिस्टेंस है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एस ऑर्बिटल्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। शेप कैसे देखने को मिलेगा आपको? ऐसे, जैसे अगर फर्स्ट ऑर्बिट के एस ऑर्बिटल को आप देखते हैं 1s, तो 1s का शेप आपको एक कंप्लीट स्फेयर के जैसा दिखाई देता है। ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1s। जब आप एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर, क्योंकि मैं तो उतना अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ, वो भी पेन से बना रहा हूँ, वो भी सामने देख के, तो उतना अच्छा गोला नहीं बना सकता, बट बुक में बढ़िया 3D प्रिंटिंग गोला है, आप जरूर देख सकते हैं। ठीक है, आइडिया लगाने के लिए। जब मैं सेकंड ऑर्बिट के एस ऑर्बिटल को देखता हूँ तो मुझे कोई इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एक छोटा स्फीयर अंदर, फिर एक खाली जगह, मतलब ये जो बीच वाली जगह ये खाली है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, और एक बड़ा स्फीयर है। कुल मिला के जो शेप है वो स्फेरिकल है। अगर ये एक्स है, वाई है, और ये जेड है, अगेन द सेम थिंग विल अप्लाई हियर आल्सो। एक्स है, वाई है, और ये जेड। तो इस टाइप के शेप्स आपको देखने को मिलते हैं एस ऑर्बिटल के लिए जब आप साई स्क्वायर को प्लॉट करते हो 3D में। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपको हमेशा नोट करनी चाहिए? इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे? हर एक जगह पे जो सेंटर पॉइंट है 0,0,0, ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूक्लियस। ठीक है। और रेड कलर की लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर 1s ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन है तो वो इस रीजन में पाया जाए, इसके बाहर पाए जाने की संभावनाएं नहीं। अगर कोई 2s में पाया जाएगा तो वो या तो अंदर वाले गोले में पाया जाएगा या बाहर वाले गोले में पाया जाएगा। ठीक है। बीच वाली जगह पे नहीं पाया जाएगा, मतलब ये जो जगह है बीच में ये खाली है, दिस जगह इज वेकेंट। आगे चल के आप ऐसी वेकेंट जगह को बोलते हो नोड्स, रेडियल नोड, एंगुलर नोड, ये सब आप बोलते हो। ठीक है, क्लियर है? सो अभी आप केवल शेप पे फोकस करिए कि शेप क्या क्या पॉसिबल है। तो एस ऑर्बिटल का जो शेप है वो हमेशा स्फेरिकल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। इतना आप याद, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में भी ये शेप बने हुए हैं। ठीक है। तो शेप तो आपको याद करने पड़ेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप इक्वेशन सॉल्व करें, साई की वैल्यू निकालें, साई स्क्वायर की वैल्यू निकालें और फिर उसको मैथमेटिकली प्लॉट करें, नहीं, उतना करने की जरूरत नहीं। बस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पता चल गया, ठीक है। साई की वैल्यू जानते हो, ठीक है। साई स्क्वायर क्या होता है जानते हो, मोर देन इनफ है। अब साई स्क्वायर के क्या क्या शेप हो सकते हैं ये और देख लीजिए, बस फिर अपना वेव मैकेनिकल मॉडल समाप्त है हमारे। हमें उतनी ही मेहनत करनी है जिससे कि रिजल्ट आए। पीएचडी तो हमें करनी नहीं है वेव मैकेनिकल मॉडल की। ठीक है, क्योंकि वेव मैकेनिकल मॉडल पे पीएचडी भी कर लोगे तो उसके बाद भी लिमिटेशंस है, फिर एक नया मॉडल आएगा। ठीक है। तो हमारे सिलेबस में जितना हमें चाहिए हम केवल उतनी बात करेंगे। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए साई स्क्वायर क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, और हमें क्या चाहिए, अलग अलग ऑर्बिटल्स के शेप क्या होते हैं, बस हमें उतनी बात करनी। सबको क्लियर है बात या नहीं, बोलिए? तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है और स्फेयर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो स्फेयर को हम बोल सकते हैं कि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो नॉन डायरेक्शनल है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक्स में ज्यादा पाया जाएगा, वाई में कम पाया जाएगा, या जेड एक्सेस के अलोंग और भी कम पाया जाएगा, नहीं, तीनों ही एक्सेस के अलोंग पाए जाने की बराबर संभावनाएं हैं। मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं? हेलो।
क्लियर? हेलो हेलो हेलो, कोई तो बोलो। नहीं बोलेंगे? हेलो। चलिए अच्छी बात है, नहीं बोलेंगे तो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई हुसैन जी बोलिए, आपने हाथ खड़ा किया है, बताइए हुसैन जी, बताइए, बोलिए। अरे बार बार रेज हैंड करने से कुछ नहीं होगा, बोलना पड़ेगा आपको, बोलिए। अपना माइक ऑन करिए और बोलिए। चैट बॉक्स में आ गए, अच्छा, ओके, नथिंग सर। बहुत बढ़िया। सिमिलरली जब हम दूसरी वैल्यूज को प्लॉट करते हैं तो हमें दूसरे टाइप के ऑर्बिटल मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल जो है, ये नो डाउट ये किस शेप का है, ये डम्बल शेप का है। जैसे डम्बल यूज करते हैं ना लोग, ऐसे ऐसे। शहनाज हुसैन, आपको मैंने म्यूट कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया शहनाज जी। चलिए, सो ये डंबल शेप का होता है। डंबल मतलब जैसे डंबल आप उठाते हो ना, वैसे ही जो लोग बॉडी वॉडी बनाते हैं एकदम मस्त डंबल वंबल उठाते हैं 5-5 kg के, उसी को डंबल शेप, ठीक है। और डंबल शेप होगा तो ये पक्की बात है कि डंबल देखने में कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो ऑफ कोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ऊपर और नीचे वाली डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं। तो ये बिल्कुल डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज रखेगा। सो दिस विल हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज एंड जनरली सिंगल डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा, ठीक है। तो पी ऑर्बिटल का जो शेप है वो डंबल वाला शेप है, और वो 3 टाइप का पॉसिबल है, क्योंकि 3 एक्सेस है। तो या तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखे, या वाई एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखे, या जेड एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखे, ठीक है। तो कौन कौन से शेप बनाए जा सकते हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो आपको 3 अलग अलग टाइप के शेप देखने को मिल सकते हैं। जैसे अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग डंबल बना दीजिए तो वो कुछ इस टाइप से दिखेगा। So this orbital is known as px. ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये z हो गया। आप देख सकते हैं कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये px ऑर्बिटल कहलाता है। सिमिलरली अगर आप x एक्सिस यही मानते हैं और y एक्सिस ऊपर वाला मानते हैं और z ये वाला, तो y एक्सिस के अलॉन्ग अगर आपका जो जो डंबल है वो अगर है तो ये आपका py ऑर्बिटल है, ठीक है। और अगर एक्स एक्सिस ये है, वाई ऊपर है और जेड इस तरफ है, और इस तरफ जेड के अलोंग ये ऑर्बिटल है, तो ये पी जेड ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल है, सिंगल नेचर का होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। बट पी ऑर्बिटल 3 टाइप के पाए जा सकते हैं। कौन कौन से? पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ठीक है। क्लियर है बात? ठीक, तो 3 अलग अलग पी ऑर्बिटल्स बिल्कुल मिल सकते हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर अगेन ये सेंटर जो है वो न्यूक्लियस है, और ये जो लोब है, ये जो लोब्स है ये 3D लोब्स है। एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं तो पी एक्स है, वाई के अलोंग जा रहे हैं तो पी वाई है, जेड के अलोंग जा रहे हैं तो पी जेड, ठीक है। तो टोटल 3 टाइप्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स या 3 ओरिएंटेशन of p orbitals are possible, ठीक है। समझ में आया सबको? बोलिए, बनाना चाहते हैं बना लीजिए आप। कोई दिक्कत है तो अभी पूछ लीजिए। क्लियर है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, अगले अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला जो है वो आपका होता है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल जो है
वो होता है डबल डम्बल स्विंग। कोई कुछ बोल रहा है, बोलिए। तो डी ऑर्बिटल जो होता है वो होता है डबल डम्बल शेप। तो सिंपल सी बात है कि जब सिंगल डंबल में एक डायरेक्शन था तो डबल डंबल में कम से कम दो डायरेक्शन होंगे। दैट मींस दिस इज मोर डायरेक्शनल, सो दिस इज हैविंग मोर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये ज्यादा डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज रखता है क्योंकि ये डबल डंबल है, मतलब एक डंबल और दो डंबल को मिक्स कर दीजिए, ठीक है, तो आपको डबल डंबल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो कितने टाइप के डी ऑर्बिटल पॉसिबल है? अगर मैं इसकी बात करूं तो ऑफ कोर्स आपको अलग अलग डी ऑर्बिटल 5 टाइप के मिल सकते हैं। कौन कौन से हैं वो 5 टाइप के डी ऑर्बिटल, इनके बारे में बात करें तो क्लियरली आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि कुछ तो होते हैं ऐसे जो एक्सिस के अलोंग नहीं, एक्सिस के बीच में पाए जाते हैं। जैसे अगर एक्स और वाई एक्सिस है और आपके दोनों डंबल एक्स वाई प्लेन में पाए जा रहे हैं, ऐसे एक एक डंबल और दूसरा डंबल, तो ये ऑर्बिटल है डी एक्स वाई। अगर वाई जेड के लॉन्ग पाए जा रहे हैं वाई जेड प्लेन में सेम टू सेम, तो ये है आपका डी वाई जेड। एक छोटा एक बड़ा हो गया, आप भावना को समझिए, बुक में बढ़िया डायग्राम होगा, मेरे से जितना बन पा रहा है मैं उतना बन पा रहा हूँ। जेड एक्स, जब जेड एक्स प्लेन में आपके दोनों डंबल हो इस टाइप से, तो ये होता है डी जेड एक्स। तो तीन ऑर्बिटल तो ऐसे हैं जो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स प्लेन में थ्री डायमेंशनली पाए जाते हैं। ठीक है, नो डाउट आप देख सकते हैं दो डंबल है, दो डायरेक्शन है, मोर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, so d orbital will have more directional properties as compared to p orbital, and p orbital will have more directional property as compared to s orbitals, क्योंकि s orbital तो स्फेरिकल है, उनमें कोई डायरेक्शन है ही नहीं। मूव और मूव डायरेक्शन क्या लिख रहा हो भाई साहब? मोर, ये मोर है, शब्दों को सुनो, ज्यादा डायरेक्शनल, बार बार बोल रहा हूँ भाई, ज्यादा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। आप इन सब शब्दों के पीछे मत पड़िए, समझिए, मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं जिसमें मैं जितना बोल रहा हूँ उससे भी ज्यादा लिखा हूँ। नोट्स पढ़िए ना आप, तो आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो आप नोट्स से बनाइए जो मैंने आपको दे रखे हैं, जितना मैं बोल रहा हूँ उससे भी ज्यादा उसमें लिखा हुआ। ठीक है, तो लिखने पे थोड़ा कम फोकस रखिए क्योंकि वो मैं पहले ही आपको दे चुका हूँ, समझने पे ज्यादा फोकस रखिए। ठीक है, तो समझने वाली बात ये है कि एस ऑर्बिटल था स्फेरिकल, और जब स्फेरिकल है तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं। पी हो गया डंबल, डंबल है तो एक डायरेक्शन के लॉन्ग होगा, एक्स में या वाई में या जेड में, समझ रहे हो या नहीं? ओके, जो डी ऑर्बिटल है वो डबल डंबल, मतलब उसमें और भी ज्यादा डायरेक्शन, मोर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मोर, ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है कि एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन या तो इसी डायरेक्शन में पाया जाएगा या इस डायरेक्शन में पाया जाएगा, इसके अलावा और कहीं नहीं पाया जाएगा अगर वो डी एक्स वाई में। ठीक है, डी वाई जेड में है तो अगेन या तो वाई जेड डायरेक्शन में या फिर जेड वाई डायरेक्शन में पाया जाएगा, खत्म। और नई बात है नहीं, तो ये बात मैं आपको समझा। तो ये तीन ऑर्बिटल तो ऐसी हैं जो एक्सिस के बिटवीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखती हैं, बाकी दो ऑर्बिटल और हैं जो कि इस टाइप से रिप्रेजेंट हैं। बाकी दो ऑर्बिटल एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखती हैं, जैसे ये कहलाता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही क्यों लिखा, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं, ठीक है, आपको याद करना। जैसे किसी ने माइक खोल लिया भाई, क्या है, बोलना है तो बोलो ना भाई।
सुहेल अहमद, चलिए मैं उसको साइड में ही रखता हूँ, मैं खुद ही बंद कर दूँ। सो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका इस टाइप से दिखेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के अलॉन्ग है। आप देख पा रहे हैं कि एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉसिबल है, एक्सिस के बिटवीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो अगला जो ऑर्बिटल पॉसिबल है, लास्ट वाला, पांचवा वाला, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। जेड एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनाया आप ऐसे, और एक रिंग है एक्स वाई प्लेन। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डी जेड। ठीक है, सो ये आपके रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो टोटल मिला के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पाई जाएगी? अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की एग्जैक्ट बात करूं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल और केवल इन शेप्स के अंदर पाई जाएगी। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने की संभावना केवल और केवल इस डायरेक्शन में है, एक्स और वाई डायरेक्शन। अगर मैं जेड स्क्वायर की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल और केवल जेड डायरेक्शन में पॉसिबल है, या फिर ये जो रिंग बनी हुई है एक्स वाई प्लेन में, इसमें पॉसिबल है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन और कहीं नहीं पाएगा। समझ में आ रही बात? तो ग्रीन कलर रिप्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड रेड कलर इज द बाउंड्री ऑफ द शेप साइज स्क्वायर। तो डी ऑर्बिटल जो है वो 5 टाइप की होती है। जैसे पी ऑर्बिटल मैंने पहले ही बोला है, एक्स स्क्वायर, वाई 2 इज आफ्टर 1, वाई इज 2 इज ग्रेटर देन 1, वाई इज योर नेम इज योर नेम, वाई माई नेम इज हृदय। इसका कोई जवाब नहीं। ठीक है, हमारे पूर्वजों ने जिन्होंने ये ऑर्बिटल्स ढूंढी उन्होंने इनका यही नाम दिया है। तो आपके ऊपर भी ये वैलिडिटी बनती है कि आप इन्हीं नामों को लिखें। ठीक है, सो देयर इज नो रीजन वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई डी जेड स्क्वायर, जिसने हमारे पूर्वजों ने बोला हमें वो मानना पड़ेगा। भाई किसी आदमी ने तो पहले 1 मीटर बनाया होगा, तो तुम बोलो नहीं मेरा तो 1 मीटर ये है 5 मीटर के बराबर, तो भैया लोग आपको नहीं मानेंगे, क्योंकि यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड है वो आपको याद करना पड़ेगा। अब वाई सिंगल कार्बन कंटेनिंग एल्केन इज नोन एज मीथेन, नो कमेंट्स। भाई एक कार्बन वाले कंपाउंड का नाम मीथेन रखा गया है, आपको याद करना पड़ेगा कि एक कार्बन के लिए मैथ होता है, 2 के लिए एथ होता है, वही है। तो अबू हैदर जी आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं आपको यही एक्सप्लेन कर रहा था, बीच में किसी ने माइक खोल दिया। सो अबू हैदर जी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के पीछे क्या रीजन है? आप उस चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, कोई रीजन नहीं है। 5 ऑर्बिटल है और 5 ऑर्बिटल को ये से नाम दिया गया है कि जब एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो डी एक्स वाई, वाई जेड में तो डी वाई जेड, जेड एक्स में तो डी जेड एक्स, एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग है तो डी जेड स्क्वायर। यही तरीका है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देयर इज नो रीजन वाई इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इट इज द नेम, नाम के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाए जा सकते। ठीक है अबू हैदर जी, हेलो, चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया। ओके, सो ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये नाम होते हैं, ये आपके ऊपर बाउंडेशन है कि आपको याद रखना है। ठीक, तो टोटल डी ऑर्बिटल कितनी हो गई? डी ऑर्बिटल हो गई 5 टाइप की, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इसमें एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ये तीनों एक जैसे दिखते हैं, और ये इसी प्लेन में, ये प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जेड स्क्वायर जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत है समझने में तो बताए। एफ ऑर्बिटल का शेप बहुत ही टफ होता है 3 डायमेंशन में। एफ ऑर्बिटल आर नोन एज डबल डिफ्यूज डंबल, मतलब डिफ्यूज डबल डंबल, मतलब एक डबल डंबल डी ऑर्बिटल और दूसरा डबल डंबल डी ऑर्बिटल आपस में डिफ्यूज करते हैं, तो उसका शेप बनाना पॉसिबल नहीं है पेपर पे, ये उतना आसानी से नहीं बनता है।
इवन आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी नहीं है, तो आपको एफ ऑर्बिटल के शेप्स के बारे में जानकारी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितना एनसीईआरटी में लिखा है हमें उतना चाहिए, ठीक। तो एफ ऑर्बिटल के शेप अगर आप देखना चाहते हैं तो कंप्यूटर पे जरूर देख सकते हैं, आप टाइप करिए गूगल में शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल, तो आपको बढ़िया वीडियो चलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, लीफ स्ट्रक्चर, ठीक, वो आप देख सकते हैं, बट उसको आपको बनाने की, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक, क्लियर है बात। कोई कुछ कहना चाहता है तो बोले, नहीं तो अगले टॉपिक की तरफ। तो ये समझ में आया आपको कि भैया वेव मैकेनिकल मॉडल से क्या फायदा हुआ, हमें साई स्क्वायर के अलग अलग वैल्यूज मिली, रूट्स मिले, और साई स्क्वायर ने एक ऑर्बिटल को जन्म दिया। ऑर्बिटल ऐसा 3D स्पेस है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्बिटल जो हमें मिले, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, उनके अलग 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 शेप है। एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल है, पी ऑर्बिटल की एक डायरेक्शन है, डी की 2 डायरेक्शन है, और एफ की 3 डायरेक्शन निकले हैं। अभी तक हमारे जीवन में केवल 4 ही सब सेल मिले हैं या ऑर्बिटल्स मिले हैं, जी एच ये सब भी मिल सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट 120 ही है, और 120 तक हमारे पास कोई मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है। जी सब शेल, जी सब शेल भरा ही नहीं अभी तक, तो उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। अभी आपके जीवन में केवल 4 अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल्स आ सकते हैं, एस पी डी एफ, ठीक है। एस स्फेरिकल होता है, नॉन डायरेक्शनल, पी डंबल होता है, एक डायरेक्शनल, डी डबल डंबल होता है, 2 डायरेक्शनल, एफ डिफ्यूज डबल डंबल होता है, 3 डायरेक्शनल, तीन तीन 3D में स्ट्रक्चर होता है। ऑफ कोर्स वो हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो जब आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपको मेजरली इतने स्ट्रक्चर बने हुए मिलेंगे। जितने स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में बने हैं वो तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर सीधा सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको वो सारे स्ट्रक्चर बना के दिखाए, ठीक है। किसी को कुछ भी बोलना है, अगर बोलना चाहते हो तो बोले, नहीं तो चैट बॉक्स में लिख दे भाई साहब, और कहीं भी बोले। तो यहाँ पे आके आपका जो वेव मैकेनिकल मॉडल का रिजल्ट है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट समाप्ति की कगार पे है, ठीक है। फायदा क्या हुआ भैया, बोर्ड्स मॉडल से इस मॉडल में फायदा ये है कि इसमें वेव नेचर को इंक्लूड किया गया है। दूसरा फायदा क्या है, बोर्ड्स मॉडल में फायदा था ऑर्बिट निकालने वाला, कि ऑर्बिट को ज्यादा प्रायोरिटी मिली, क्योंकि पार्टिकल नेचर था तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही घूमता था। यहाँ पे ऑर्बिटल की बात है, ठीक है। ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल ऐसा 3D स्पेस है जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर पाया जाएगा तो उसी ऑर्बिटल के शेप के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कभी उस ऑर्बिटल के शेप के बाहर नहीं मिल सकता, ठीक है, मिलेगा तो उसी उसी स्ट्रक्चर के अंदर मिलेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे बने, उस इक्वेशन को सॉल्व करके साई स्क्वायर की वैल्यू निकाल, क्लियर है। इतनी बात अगर सबको क्लियर है तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज पूछिए। ओके, तो मतलब किसी को कुछ नहीं पूछना है तो आगे बढ़ जाते हैं, अगली चीज के बारे में बात करते हैं। आगे बढ़े तो भैया, हाउस द जोश, जोश तो है ही नहीं तुम लोगों के अंदर, हाई लो कुछ तो हो, है। चलिए बहुत अच्छी बात। ओके, सो अगली जो इम्पोर्टेंट चीज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि इस मॉडल से हमें निकल के मिलती है, वो कहलाती है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है, नाम लिखने में अगर गलती हो जाए तो दिक्कत है।
तो अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है क्वांटम नंबर्स। आपने जरूर सुने होंगे क्वांटम नंबर्स, और क्वांटम नंबर्स के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो क्वांटम नंबर्स वास्तव में क्या है, इनके बारे में अगर हम बात करें तो पहले मजदूरों की भाषा में समझ लेते हैं। एक नॉर्मल, अगर आपको सपोज दैट अपने किसी, मतलब मैं बोलूँ कि किसी भी ऐसे आदमी को समझाना है जो कि नहीं केमिस्ट्री पसंद करता या फिजिक्स पसंद नहीं करता, आर्ट साइड वाला स्टूडेंट है, उसको समझाना है क्वांटम नंबर। तो मजदूरों की भाषा में क्वांटम नंबर्स क्या है, जैसे हमारा और आपका एक एड्रेस होता है, ठीक है। जैसे अगर आप मेरे को लोकेट करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कि मैं किस कंट्री में रहता हूँ, फिर किस स्टेट में रहता हूँ, फिर किस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, फिर किस लोकेलिटी में रहता हूँ, फिर मेरे घर का नंबर क्या है, मकान नंबर क्या है, फिर मेरे पापा का नाम क्या है, फिर मेरा नाम क्या है। ये अगर मैं एक सेट लिख दूँ तो आप मेरे को प्रिसाइजली डिफाइन कर सकते हो, दिस इज माई एड्रेस, ठीक है। सिमिलरली अगर किसी एटम के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन को प्रिसाइजली पकड़ना हो, पिन पॉइंट करना हो, ठीक है, तो मुझे कुछ सेट ऑफ नंबर्स चाहिए, या एक सेट ऑफ नंबर्स होता है जिससे मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को प्रिसाइजली पकड़ सकता हूँ कि हाँ भाई ये इलेक्ट्रॉन कान पकड़ के निकाल लो, ठीक है। उस सेट को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो समझने वाली बात क्या है कि क्वांटम नंबर्स इज लाइक एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है, जैसे मुझे पकड़ना है तो मैंने आपको बताया क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि मैं भारत में रहता हूँ या नहीं, फिर भारत के बाद आसाम में हूँ या नहीं, फिर गुवाहाटी में हूँ या नहीं, फिर गुवाहाटी के कौन से इलाके में हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद उस इलाके में मेरा क्या मकान नंबर है, फिर मकान नंबर पे आप कंफर्म कर लो कि ये आदमी यहाँ पे है, जैसी बोलेगा यस, आप मेरे को ढूंढ पाएंगे। उसी तरीके से अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा एटम है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुझे एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को पिन पॉइंट करना है, ढूंढना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप बताइए। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि वो इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में है, फिर उस ऑर्बिट की कौन सी ऑर्बिटल में है, फिर उस ऑर्बिटल के अंदर उसका क्या ओरिएंटेशन, फिर उस ओरिएंटेशन में वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है। तो मुझे हमेशा, जैसे मेरा एड्रेस तो कम ज्यादा हो सकता है, बट इलेक्ट्रॉन का एड्रेस हमेशा 4 नंबर डिफाइन करते हैं। पहला, और कौन सी ऑर्बिट में है, ऑर्बिट का नंबर, दूसरा कौन से ऑर्बिटल में है उसका नंबर, तीसरा उसका क्या ओरिएंटेशन है, वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग फैला हुआ है या वाई के लॉन्ग या जेड के लॉन्ग, कौन से वाले में। तो चौथा, उसका खुद का मोशन क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं नहीं। तो अगर मुझे ये चारों वैल्यूज पता हो तो मैं एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को पिन पॉइंट कर सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट ऑल ऑफ यू। बोलिए मजदूरों की भाषा में तो ये होता है क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर इन लेमन टर्म्स, इन मजदूरों की भाषा हम क्या बोल सकते हैं, क्वांटम नंबर इज नथिंग बट लाइक द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जैसे एड्रेस हमारा है वैसे ही इलेक्ट्रॉन का एड्रेस इन साइड या इन एटम। ये है मजदूरों की डेफिनेशन। नो डाउट आप इसको बोर्ड में नहीं लिख सकते, समझ सकते हो आप इससे कि जैसे हमारे एड्रेस है वैसे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते एग्जाम में, ठीक है। कि कोई पूछे, बोर्ड में सवाल आया व्हाट इज क्वांटम नंबर्स, आप लिख दो कि इट इज लाइक एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। नहीं, आप ऐसे नहीं लिख सकते। समझ सकते हैं नो डाउट, मैंने समझाया आपको, लेकिन जब आप बोर्ड में लिखेंगे या किसी एग्जाम में लिखेंगे तो वहां पे टेक्निकल टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। समझने वाली बात इतनी है कि एड्रेस है, बट टेक्निकल टर्म्स क्या आ जाएंगी भैया। जैसे पहला नंबर था ऑर्बिट का नंबर, ऑर्बिट का नंबर क्या डिफाइन करता है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की एवरेज डिस्टेंस कितनी ज्यादा, ठीक है। जितना ज्यादा दूर होगा, जितना बड़ा एन होगा, उतनी ज्यादा मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो, ठीक है। मतलब पहला क्वांटम नंबर एनर्जी बताता है, ठीक है। फिर दूसरा क्वांटम नंबर ऑर्बिटल शेप बताएगा, तो शेप एनर्जी कॉमा शेप कॉमा
ओरिएंटेशन, कॉमा मोशन, ठीक है, कॉमा साइज। तो इन सब चीजों को बताने के लिए जो सेट ऑफ नंबर्स इस्तेमाल होते हैं वो कहलाते हैं क्वांटम नंबर्स। तो ये उनकी डेफिनेशन है जो आपको बोर्ड में लिखनी पड़ेगी या जो आपको एग्जाम के दौरान ढूंढनी पड़ेगी। सवाल सॉल्व करने के दौरान दिमाग में चलना चाहिए ये जो अभी बोर्ड पे लिखा है, ठीक है। लेकिन बोलते वक्त किसी को बताना है तो ऐसे नहीं बताओ। आप क्यों ना मजदूर हो, आप तो इंटेलिजेंट आदमी हो, तो आप इंटेलिजेंटली आंसर दें। तो आप क्या आंसर देंगे, क्वांटम नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सो क्वांटम नंबर्स represents or signifies the size, comma, energy, comma, shape, comma, orientation, comma, motion of electron inside. So this will be, I can say, this is a definition that you can use inside exam. ठीक है, टेक्निकली तो एड्रेस ही है देखा जाए तो, बट टेक्निकली अलग अलग चीजें क्या ही रिप्रेजेंट कर रही है। ऑर्बिट का नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है, साइज, एनर्जी, ठीक है। शेप क्या रिप्रेजेंट कर, मतलब ऑर्बिटल कैसे रिप्रेजेंट होती है, शेप से। ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या ओरिएंटेशन है ये, और इलेक्ट्रॉन का खुद का मोशन क्या है। तो इन सब चीजों को जो सेट रिप्रेजेंट करेगा वो कहलाता है क्वांटम, ठीक है। तो नीचे वाली जो डेफिनेशन है वो टेक्निकल डेफिनेशन है जो कि आपको, क्योंकि आप लोग काफी इंटेलिजेंट है तो आप उसको ऐसे ही याद, ऐसे ही मतलब लिखेंगे। लेकिन समझने वाला पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं केवल समझ की बात करूं तो वो है एड्रेस ऑफ, जैसे आपका हमारा एड्रेस है वैसे ही क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के एड्रेस है, ठीक है। इफ आई नीड टू पिन पॉइंट यू, I require your address. If I need to pinpoint an electron, I require the set of quantum number associated with electron. So, all of you are getting my point or not? बोलिए, क्लियर है? चलिए कोई बात नहीं, अभी अगर क्लियर नहीं है तो एक एक करके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं आगे बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। सो बहुत ही क्लियरली अगर मैं एक एक क्वांटम नंबर्स की बात करूं तो एक एक क्वांटम नंबर्स क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए तो पहला क्वांटम नंबर की बात करते हैं। तो पहला क्वांटम नंबर कहलाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये रिप्रेजेंट होता है एन से, वही एन जो बोर्स मॉडल से आया है, एन मतलब ऑर्बिट नंबर। सो ऑफ कोर्स आप लिख सकते हैं दिस इज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया है भाई बताइए, पहली बार ऑर्बिट का कंसेप्ट कौन लेके आया था, बोर। बोर ने प्रपोज किया है। सो इट इज प्रपोज्ड बाय बोर एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन, ठीक है। तो एन से रिप्रेजेंट होता है स्मॉल एन से, और ये बिल्कुल बिल्कुल वही है जो बोर्स मॉडल में हमने इस्तेमाल किया है। सो इट represents या it identify the average distance between nucleus and electron, ठीक है। एवरेज डिस्टेंस मतलब कितना दूर है किससे, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितना दूर है, ठीक है। मतलब इन स्मॉल सेंस हम बोल सकते हैं कि दिस रिप्रेजेंट ऑर्बिट। सीधी सी बात है, अगर n इक्वल टू 1 है तो पहली ऑर्बिट है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस कम है। अगर सेकंड ऑर्बिट है तो डिस्टेंस बढ़ गया, थर्ड ऑर्बिट है तो और बढ़ गया, फोर्थ ऑर्बिट है तो और बढ़ गया। समझ रहे हो? दैट मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट ऑर्बिट, ठीक है। तो बोर्स मॉडल में जो n था वही n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है। इतनी बात सबके पल्ले पड़ रही है नहीं, ठीक है।
इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट अगर k ऑर्बिट है तो उसके लिए n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1 है। अगर l ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट तो n की वैल्यू 2 है। m ऑर्बिट है 3 है। n ऑर्बिट है 4 है। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी। आप बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है तो उसकी एनर्जी कम हो रही है या बढ़ रही है? नेगेटिव में कम हो रही है, ओवरऑल तो बढ़ ही रही है। ठीक है, इनफाइनाइट ऑर्बिट में उसकी एनर्जी कितनी हो जाती है, 0। मतलब पहले नेगेटिव में था, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना होता है हाइड्रोजन एटम में, -13.6। सेकंड में कितना होता है, -3.4। थर्ड में कितना होता है, -1.5। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है नेगेटिव में एनर्जी कम हो रही है। नेगेटिव में कम होना मतलब पॉजिटिव की तरफ जाना, मतलब आपकी एनर्जी बढ़ रही है। तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन and energy of electron is directly proportional to n। तो जैसे जैसे n बढ़ेगा एनर्जी बढ़नी चाहिए, ये बात पक्का है। समझ में आ रही बात? ठीक है। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट मेनली एनर्जी और साइज, यू कैन से। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस रिप्रेजेंट हो रही है, डिस्टेंस के साथ ही साइज का भी वेरिएशन है और एनर्जी का भी वेरिएशन। तो कुल मिला के आप बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर represent what? The energy variation of electron. So if the principal quantum number is more, then energy associated with electron will be more. ठीक है, समझ में आई बात क्या नहीं आई, बोलिए। क्लियर है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चलिए अच्छी बात है, आप बोलना नहीं चाहते आगे। सेकंड जो क्वांटम नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? अब मुझे ये तो पता चल गया कि न्यूक्लियस से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना दूरी पे है। तो अब उस दूरी पे अलग अलग शेप की ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, जैसे स्फेरिकल या फिर डंबल या फिर डबल डंबल, ठीक है, या फिर डिफ्यूज डबल डंबल। तो कौन सी वाली ऑर्बिटल है, कितनी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज है, इनके बारे में बात करता है सेकंड क्वांटम नंबर। और सेकंड क्वांटम नंबर कहलाता है एजीमुथल क्वांटम। रिप्रेजेंट होता है एल से। तो ये किसने प्रपोज किया था? So azimuthal quantum number is proposed by Sommerfeld and represented by L, small l। ठीक है, ये क्या बताता है? So it represents the shape of orbital in which electron is present। और दूसरे शब्दों में आप क्या बोल सकते हैं? It represent the directional properties associated with electron। समझ में आ रही बात? तो इलेक्ट्रॉन के साथ कितनी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है वो एल की वैल्यू बताती है। ठीक है, जैसे अगर आपके ऊपर एक भी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं है तो आपके एल की वैल्यू 0 है। जैसे एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 0 होती है। तो मैं उसको एक टेबुलर फॉर्मूले में बना देता हूँ। क्या टेबुलर फॉर्मूले? एक तरफ तो मैं लिख देता हूँ ऑर्बिटल, एक तरफ लिखता हूँ वैल्यू ऑफ एल। तो ऑर्बिटल अगर एस ऑर्बिटल है, स्फेरिकल है, कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं है, एल की वैल्यू 0 है। पी ऑर्बिटल में एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 1 है, पी में 2 डायरेक्शन में है 2 है, एफ में 3 डायरेक्शन में है 3, इस टाइप से। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एल which is fixed for a particular orbital. So these values are fixed. जब कोई अगर बोले कि मेरा इलेक्ट्रॉन के लिए एल की वैल्यू 2 है तो ये बात पक्की है कि वो डी ऑर्बिटल है। ठीक है, अगर एल की वैल्यू कोई बोले कि 1 है तो ये बात पक्की है कि वो पी ऑर्बिटल है। ठीक है, 0 है तो एस ऑर्बिटल है, 3 है तो डी ऑर्बिटल है। 4 है तो पी ऑर्बिटल है, 5 है तो एल ऑर्बिटल है, 6 है तो डी ऑर्बिटल है, 7 है तो पी ऑर्बिटल है, 8 है तो डी ऑर्बिटल है, 9 है तो एस ऑर्बिटल है, 10 है तो पी ऑर्बिटल है, 11 है तो डी ऑर्बिटल है, 12 है तो एस ऑर्बिटल है, 13 है तो डी ऑर्बिटल है, 14 है तो पी ऑर्बिटल है, 15 है तो डी ऑर्बिटल है, 16 है तो एस ऑर्बिटल है, 17 है तो पी ऑर्बिटल है, 18 है तो डी ऑर्बिटल है, 19 है तो एस ऑर्बिटल है, 20 है तो डी ऑर्बिटल है, 21 है तो पी ऑर्बिटल है, 22 है तो एस ऑर्बिटल है, 23 है तो डी ऑर्बिटल है, 24 है तो पी ऑर्बिटल है, 25 है तो एस ऑर्बिटल है, 26 है तो डी ऑर्बिटल है, 27 है तो पी ऑर्बिटल है, 28 है तो
तो वो f ऑर्बिटल में। समझ में आ रही बात? ओके, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में या डायरेक्शनल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो एक सिंगल डायरेक्शन में है या मोर देन वन डायरेक्शन में, कितने डायरेक्शन में। समझ में आया सबको? बोलिए। तो ये आपका सेकंड क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल। तो अभी तक आप कहाँ पहुंचे? अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन का एन पता है तो आपको क्या पता है कि वो कौन सी ऑर्बिट में है। फिर आपको उस इलेक्ट्रॉन का एल भी पता चल गया, मतलब आपको ये पता चल गया कि उस ऑर्बिट के कौन से ऑर्बिटल में। ठीक है, अब अगली चीज क्या चाहिए आपको कि उस ऑर्बिटल में उस इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या है, एक्स में है कि वाई में है कि जेड में है, एक्स वाई एक्सिस में है या वाई जेड में है या जेड एक्स में है या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है या जेड स्क्वायर है, किस डायरेक्शन में उसका ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन निकालने के लिए भाई सीधी सी बात है, जैसे इस चीज को आप टॉपिक को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे न्यूक्लियस है आपका सन, सन है, और अर्थ है आपका क्या, ये अर्थ है आपका, वो मुट्ठी जो है ये मैंने बोल दिया ये है न्यूक्लियस, और ये है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत बड़ा दिख रहा है। तो भैया क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, आपका इलेक्ट्रॉन जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ जा रहा है, नो डाउट। तो एक तो मुझे क्या पता होना चाहिए कि अर्थ सन से कितना दूर है, वो कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम। ठीक है, उसके बाद उस अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो क्या है। जैसे अर्थ गोल है, छोटा गोला है बहुत सन के हिसाब से, तो मैं नहीं बता रहा हूँ, तो आप मान लीजिए यही अर्थ का शेप, तो ये बता रहा है एल। अब वो शेप का जो ओरिएंटेशन है, मतलब आप अगर वहां पे है तो आपका ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में, एक्स में है, वाई में है, आप कितना टिल्टेड है। जैसे आपने जरूर पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के 23.5 डिग्री टिल्टेड है, किसकी तरफ, सन की तरफ, ऐसे झुका हुआ है। ठीक है, तो ये जो झुकाव है ये अर्थ का ओरिएंटेशन। जो सीजन्स बदलते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, झुकाव की वजह से, क्योंकि अर्थ वॉबल करता है ऐसे ऐसे। आपको लगता है अर्थ केवल ऐसे ऐसे घूम रहा है, नहीं, अर्थ ऐसे ऐसे भी घूमता है अपने एक्सिस में, क्योंकि 23 डिग्री झुका हुआ है। तो जब ऐसे घूमता है तो ऊपर वाले हेमिस्फीयर में समर होता है, जब ऐसे 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 घूम जाता है तो नीचे वाले में समर होता है। तो सीजन्स ऐसे तो बदलते हैं। ज्योग्राफी रिलेट करो, मैंने तो ज्योग्राफी पढ़ा है अपने यूपीएससी में, मेरा सब्जेक्ट था ज्योग्राफी, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ यानी, तो आप समझ सकते हैं। तो क्योंकि अर्थ वॉबल कर रहा है ऐसे ऐसे, तो ये जो वॉबलिंग का जो ओरिएंटेशन, दैट इज द नेक्स्ट क्वांटम। ठीक है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। और वॉबलिंग के बाद भी अगर मैं फिर अर्थ की मोशन की बात करूं तो अर्थ खुद ऐसे ऐसे चल रहा है, या तो ऐसे घूम रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। तो उसका खुद का मोशन के लिए भी हमें एक क्वांटम नंबर चाहिए पड़ेगा। समझ में आई बात? तो आप अर्थ सोलर सिस्टम को इमेजिन करिए कि मुझे इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है, मतलब मुझे एक प्लैनेट तक पहुंचना है। सबसे पहले कौन सी ऑर्बिट में, फिर उसका शेप क्या है, फिर उसका ओरिएंटेशन क्या है, एंड फाइनली वो कितने स्पीड से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। समझ में आ रही बात? यही चार वैल्यू होना चाहिए और यही चार क्वांटम नंबर्स का सेट होता है। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं नहीं? बोलिए, आगे बढ़े। वेरी गुड, कोई जवाब नहीं, मतलब मैं मान लेता हूँ, कुछ नहीं बोला आपने, मतलब आप लोग एग्रीड है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। सो ये हो गया बी पार्ट। तीसरा जो क्वांटम नंबर है सी पार्ट, वो कहलाता है मैग्नेटिक क्वांटम, रिप्रेजेंटेड बाय एम। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इट इज प्रपोज्ड बाय, ये सब लिखा हुआ है आपके बुक में, लिंड नाम का साइंटिस्ट था। ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेड बाय एम। ये वास्तव में क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द ओरिएंटेशन of electron present in
ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से वाले ओरिएंटेशन में है। ऑर्बिटल तो पता चल गया, बट ऑर्बिटल में अलग अलग डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होने की वजह से उनका ओरिएंटेशन अलग अलग हो सकता है। तो एग्जैक्टली कौन से ब्लॉक में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, समझ में आ रही बात, ये बताता है मैग्नेटिक क्वांटम। मैथमेटिकली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कैसे वेरी करती है। सो मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ m belongs to minus L2 plus m, all integers। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि मेरे L की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू एक ही पॉसिबल है 0, क्योंकि -0 से +0 क्या होता है 0। लेकिन अगर मेरे L की वैल्यू 1 है, p ऑर्बिटल है, तो मेरे m की वैल्यू कितनी निकलेंगी 3, -1 से +1 तक इंटीजर्स। तो -1 0 एंड +1, तो -1 x को रिप्रेजेंट करेगा, तो 0 y को रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 z को रिप्रेजेंट करेगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो इस टाइप से ही इसकी वैल्यू फिक्स है। टोटल वैल्यू कितनी होती है, टोटल वैल्यूज तो आप समझ सकते हैं कि m की टोटल वैल्यूज कितनी निकलेंगी 2l + 1, क्योंकि -l से 0 तक l है, 0 से l तक l है, 2l हो गया, और 0 खुद मतलब 2l + 1। तो टोटल इतनी वैल्यूज पॉसिबल है। तो अगर मैं अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए देखूं m की वैल्यू, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कराता हूँ, आप देख सकते हैं। पहला केस s ऑर्बिटल, बताइए s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या है 0, तो बताइए m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू 0 होगी, -0 से +0 0। तो s ऑर्बिटल हमेशा सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट होता है s ऑर्बिटल, समझ में आ रही बात। और उसके लिए m की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ठीक है, क्योंकि और कोई तरीका है नहीं, और कोई ओरिएंटेशन है ही नहीं, तो सिंगल ओरिएंटेशन है, और वो m = 0 से रिप्रेजेंट होगा। सोचिए अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करूं, तो p ऑर्बिटल के लिए क्या होगा, l की वैल्यू होगी 1, तो बताइए m की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, तो m की वैल्यू -1 से लेके +1 तक वेरी करेगी। तो m की कितनी वैल्यूज मिलेंगी, -1 0 एंड +1, मतलब टोटल कितने कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल है p ऑर्बिटल, 3, ठीक है। और तीनों होते ही आप जानते हैं x y z, दैट मींस p ऑर्बिटल को जब आप ब्लॉक डायग्राम में बनाते हैं तो आपको 3 ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। दिस इज योर p ऑर्बिटल। और p ऑर्बिटल में एक ब्लॉक, जैसे अगर px है, एक py है, एक pz है, तो ये पहले वाला हो गया -1, दूसरा वाला हो गया 0, तीसरा वाला हो गया +1। तो इस टाइप से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ब्लॉक में है, मतलब उसका ओरिएंटेशन क्या है, एक्स है, वाई है या जेड है। पी ऑर्बिटल में, तो पी ऑर्बिटल में टोटल कितने ब्लॉक्स बनेंगे 3, ये हमें पता चल गया। सिमिलरली अगर मैं डी ऑर्बिटल के लिए बात करूँ, तीसरा पार्ट, तो डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या है 2, तो एम की वैल्यू क्या होगी -2 से +2। टोटल m की वैल्यू कितनी निकलेंगी, -2 -1 0 +1 +2। टोटल कितने ब्लॉक बन जाएंगे 5, और 5 बनने भी चाहिए। अगर आपको याद हो तो मैंने डी ऑर्बिटल आपको 5 टाइप का बना के दिया है। तो डी ऑर्बिटल का जब रिप्रेजेंटेशन होता है ब्लॉक में, तो वो 1 2 3 4 5। अगर एक ऑर्बिटल है डी एक्स वाई, एक है डी वाई जेड, एक है डी जेड एक्स, एक है डी एक्स स्क्वायर -वाई स्क्वायर, और एक है डी जेड स्क्वायर, -2 -1 0 +1 +2। तो m की वैल्यू से आपको पता चल जाएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली किस ओरिएंटेशन में, समझना ही बात, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डी ऑर्बिटल, ठीक है। सिमिलरली एफ ऑर्बिटल क्या है भाई, फोर्थ वाला। आपके जीवन में एफ ऑर्बिटल तक की चीजें पॉसिबल है, तो वो भी बना ही लेते हैं। एल की वैल्यू 3 है, तो एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, -3 से +3, सारे इंटीजर। तो एग्जैक्ट वैल्यूज क्या क्या होंगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। टोटल कितने ब्लॉक बनेंगे 7। तो एफ ऑर्बिटल में टोटल ब्लॉक्स बनते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक। ये आपका एफ सबशेल है, एफ और एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएंगी, -3
-2 -1 0 +1 +2 +3। तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा m की वैल्यू से कि आपका इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में, ठीक है। ऑर्बिटल तो पता चल गया, बट उस ऑर्बिटल के अंदर अलग अलग ओरिएंटेशन है, तो कौन सा वाला ओरिएंटेशन आपका इलेक्ट्रॉन रखता है ये पता चलेगा f ऑर्बिटल से। समझ में आ रही बात? बोलिए, क्लियर है? ओके। कहीं कुछ लोग बोल रहे हैं पिछला वाला पेज दिखा दो। लो भाई, शुरुआत से देख लो। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिंड नाम के आदमी ने प्रपोज किया था, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन ऑर्बिटल। मैथमेटिकली m की वैल्यू हमेशा -l से +l तक वेरी करती है, केवल इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है। टोटल वैल्यू m की गिवन l के लिए 2l+1 होती है। s ऑर्बिटल में l की वैल्यू है 0, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है, तो m की वैल्यू -0 से +0, तो 0 ही है। तो एक ही सिंगल ब्लॉक से s ऑर्बिटल रिप्रेजेंट हो जाता है। p ऑर्बिटल में l की वैल्यू है 1, तो m की वैल्यू आएंगी 3, और 3 आनी भी चाहिए। हमने जो स्ट्रक्चर देखा, या तो px होगा, या py होगा, या pz होगा। तो अब x है या y है या z है, इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में है, तो वो m की -1 0 या +1 वैल्यू से पता चलेगा। ठीक है, समझना ही बात। सिमिलरली डी के लिए एल की वैल्यू 2 है, तो 5 ब्लॉक बनेंगे, और एफ के लिए एल की वैल्यू 3 है, तो 7 ब्लॉक बनेंगे। इन फ्यूचर अगर कभी जी ब्लॉक भी आता है, ई एफ के बाद जी ब्लॉक, तो उसमें 9 ब्लॉक बनेंगे। ठीक है, सेम बात, सेम तरीके से। लेकिन अभी तक आया ही नहीं है जीवन में, तो यही पॉसिबिलिटी है। समझ में आया सबको? कोई कुछ और कहना चाहता है? चलिए, अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला जो है आपके पास डी, आखिरी क्वांटम नंबर। तो अभी तक आप कहाँ तक पहुंचे? पहले क्वांटम नंबर से आपकी डिस्टेंस पता चल गई, दूसरे से आपको शेप पता चल गया, तीसरे से आपको ओरिएंटेशन पता चल गया, चौथा जो क्वांटम नंबर है वो खुद इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात करेगा कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, सो डी वाला जो है वो कहलाता है स्पिन क्वांटम, represented by S. It is so, सबसे पहला तो आप क्या लिख सकते हैं, ये किस आदमी ने इसको प्रपोज किया? तो इट इज प्रपोज बाय कौन आदमी? अजीब सा नाम है इसका। इट इज प्रपोज बाय गोल्डस्मिथ एंड उगलेनबेक। ये हो गया गोल्डस्मिथ एंड उगलेनबेक। ठीक है, so it is proposed by Goldsmith and Uhlenbeck, represented by S। एंड वास्तव में ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वास्तव में ये क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन साइड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को अगर आप देखें, तो इलेक्ट्रॉन जो मान लेते हैं ये आपका इलेक्ट्रॉन है, तो भैया दो टाइप के मोशन हो सकते हैं, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करे लाइक दिस, या फिर वो अपने ही एक्सिस पे, जो भी उसका टिल्टेड एक्सिस है, वो क्लॉकवाइज रोटेट करे लाइक दिस। तो जब ये मोशन है एंटी क्लॉकवाइज और ये मोशन है क्लॉकवाइज, सिंपल सी बात है। अगेन वही वाली बात है कि अब गोल्ड्समिथ और उहलेनबेक ने जो वैल्यू दी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए, आपको वो वैल्यू याद करनी पड़ेगी। आप ये नहीं बोल सकते कि सर +1 -1 क्यों नहीं दिया, ठीक है, या +2 -2 क्यों नहीं दिया। तो उहलेनबेक और गोल्डस्मिथ ने क्लॉकवाइज रोटेशन को रिप्रेजेंट कराया S इज इक्वल टू +12 एंटी क्लॉकवाइज, एंड क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट कराया S इज इक्वल टू -12। तो अब S की दो ही वैल्यू पॉसिबल है,
या तो आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर -12 लिखा जाता है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर +12 लिखा जाता है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? रिप्रेजेंटेशन, ब्लॉक के अंदर रिप्रेजेंटेशन कैसे पॉसिबल है? तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को हमेशा ऐसे दिखाया जाता है, या तो ऊपर की तरफ पूरा तीर या ऊपर की तरफ आधा तीर। तो ये दिखाया जाता है S = +12। ठीक है। और क्लॉकवाइज रोटेशन को नीचे की तरफ तीर या नीचे की तरफ आधा तीर, इससे दिखाया जाता है। और ये इसके लिए S के लिए -12। तो जब आपने कोई बुक देखा होगा तो बुक में आप ऐसी देखते हो, ये एक ब्लॉक है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ, ऐसे बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और जो नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, तो ये आपका स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर मिला के अब आप एग्जैक्टली एक इलेक्ट्रॉन तक पहुंच सकते हैं। सोचिए, आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, आप ऑर्बिट तक पहुंच गए। आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ऑर्बिटल भी पता चल गई आपको। आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ब्लॉक पता चल गया आपको। अब उस ब्लॉक में या तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। तो अगर आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर भी है तो एग्जैक्टली उस ब्लॉक में ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन या नीचे वाले इलेक्ट्रॉन किसके बारे में आप बात कर रहे हो, मैं जो एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लूंगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर है, 4 सेट है, 4 नंबर्स का एक सेट है। सो दिस कलेक्टिवली इज नोन एज द सेट ऑफ क्वांटम नंबर, NLMS. So this is the set of quantum number which is used to identify the position of electron inside an atom. ठीक है, तो नॉट ओनली पोजीशन, ये साइज, एनर्जी, ठीक है, और क्या एनर्जी के अलावा बोलिए, शेप, ओरिएंटेशन और पता नहीं क्या क्या, ये सब बताते हैं। सो दिस इज नोन एज द सेट ऑफ क्वांटम NLMS। ठीक है, समझ में आया सबको? बोलिए, क्लियर है? चलिए, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको ये पता चल गया है तो ऑफ कोर्स, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं एग्जांपल कि बताओ आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉन हैविंग क्वांटम नंबर, जैसे आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉन हैविंग क्वांटम नंबर सेट एज 3, 2, 0 +12। ठीक है, अब मतलब मुझे ये सेट गिवन है और मुझे वो इलेक्ट्रॉन को तक पहुंचना है कि भैया किस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रही है। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, एन की वैल्यू, मतलब एन की वैल्यू हो गई 3, मतलब थर्ड ऑर्बिट पर। एल की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 2। 2 मतलब कौन सा ऑर्बिटल है, 3D, मतलब 3D ऑर्बिटल है, ये भी पता चल गया। उसके बाद एम की वैल्यू है 0, तो एम की वैल्यू तो 3D में अब -2 से +2 होगी, तुरंत डी ब्लॉक बना लीजिए। तो डी ब्लॉक कितने कितने मतलब ब्लॉक में बनेगा, 5 ब्लॉक। ये आपका 3D। ठीक है, और 3D में वैल्यू है 0, तो स्टार्ट करना पड़ेगा -L से +L, -2, -1, 0, +1, +2। मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, जिसके लिए एम की वैल्यू 0 है, ये ब्लॉक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाया गया। ठीक है, उसके बाद +R, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, ये है वो इलेक्ट्रॉन। So this is the electron that we are talking about. So it will be in the middle block of 3D orbital. समझ में आई बात है नहीं? बोलिए, हेलो। नो सर। नो सर बोला या सर बोला, समझ में नहीं आया। एनीवे, तो बहुत क्लियर तरीके से आपके पास अगर चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर हो तो आप एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंच सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉन हैविंग क्वांटम नंबर सेट, आपको एक सेट दिया हुआ है, तो उस सेट में जो पहला नंबर है
वो आपका क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो वो क्या रिप्रेजेंट कराएगा, कौन सी सेल में आपका इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन तीसरी सेल में है, ये पता चल रहा है। अब एल की वैल्यू 2 है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी सब सेल में। तो ऑफकोर्स 2 किसके लिए होता है, एल की वैल्यू 2 किसके लिए होता है, टेबल देख लीजिए तो आपको पता चलेगा एस ऑर्बिटल के लिए 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है। मतलब ये पता चल गया कि आपका इलेक्ट्रॉन 3D में है। अब ओरिएंटेशन कौन सा है, तो डी ब्लॉक में तो 5 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, तो तुरंत एक 5 ब्लॉक बना लीजिए, ठीक है। और 5 ब्लॉक में आप जानते हैं कि एम की वैल्यू -L से +L तक जाती है। तो एल की वैल्यू 2 है, तो -2 से +2 तक हर ब्लॉक के ऊपर लिख दीजिए। तो 5 ब्लॉक है, हर एक के ऊपर एक एक डिजिट आ गया। हमारे लिए एम की वैल्यू कितनी गिवन है, 0। तो 0 वाले ब्लॉक को पकड़ लीजिए। तो जैसे ही आपने 0 वाले ब्लॉक को पकड़ा, तो जो सर्किल से मैंने पकड़ रखा है ब्लॉक, उस ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। अब अगला जो है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। वो क्या बताएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। एस की वैल्यू +12 है, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज वाले इलेक्ट्रॉन को आप ऊपर की तरफ तीर से बना सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि दिस इज द इलेक्ट्रॉन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट बाय टेकिंग दीस क्वांटम नंबर्स। आंसर आ गया। सो ये वो इलेक्ट्रॉन है जिसके बारे में चर्चाएं चल रही है, ठीक है। Okay? अपार्ट फ्रॉम दैट, क्वांटम नंबर्स के बारे में बेसिक आइडिया तो मैंने आपको बता दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में कुछ फॉर्मूला बेस्ड सवाल भी पूछे जाते हैं। तो कुछ फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं क्वांटम नंबर्स के ऊपर बेस्ड, वो हम जरूर देख लेते हैं। तो एक टॉपिक लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास। तो पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। तो याद रखिए, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम जो टर्म है, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ये किसका टर्म है, बोर्स मॉडल का। तो आप जानते हैं कि बोर्स मॉडल में बोर्स ने यही प्रपोज किया था कि हम उतनी डिस्टेंसेस पे ऑर्बिट बना सकते हैं जिनके ऊपर एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या हो, h/2π के इंटीजर मल्टीपल में। तो कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं कि व्हाट विल बी द ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट। तो आपका आंसर सीधा क्या आ जाता है, 5h/2π। समझ ही बात। तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम एल ऑर्बिट को मैं लिख सकता हूँ mvr, एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल टू mh/2π। तो ये पहला फॉर्मूला है जो आपको याद रखना चाहिए, जो कि बोर्स मॉडल से आया, ठीक है। दूसरा कंफ्यूजिंग टर्म है, ऑर्बिट की जगह पे अगर मैंने लिख दिया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तब दुनिया बदल गई। क्योंकि ऑर्बिटल जो है वो बोर्स मॉडल का कंसेप्ट नहीं है, ऑर्बिटल यहाँ का कंसेप्ट है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन होता है, सो एल ऑर्बिटल हमेशा डिफाइन होगा √L इंटू L+1 h/2π से। So this is the formula of orbital angular momentum। तो सीधा आप L की वैल्यू निकाल लीजिए, L की वैल्यू को सीधा इस फॉर्मूले में डालिए, आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। तो इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात क्या है कि शब्दों का खेल है, बहुत ही छोटा सा खेल है। ये है ऑर्बिट, ये है भैया ऑर्बिटल। ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला है ये, ऑर्बिटल के लिए फॉर्मूला है ये, ठीक है। सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा किससे निकलेगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर से, शेप से, ठीक है। तो पहले आप एल की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे अगर मैं बोलूँ 3s, तो s ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या है, 0। तो 3s के लिए एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है 0। लेकिन p के लिए अलग आएगा, d के लिए अलग आएगा, f के लिए अलग आएगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला जो बार बार इस्तेमाल होता है वो होता है स्पिन ओनली एंगुलर मोमेंटम, स्पिन ओनली मोमेंट। ये बिल्कुल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है स्पिन ओनली। स्पिन ओनली कैसे निकालते हैं आप, सो एल एस, स्पिन ओनली मोमेंटम इज डिफाइंड एज √S इंटू S+1 h/2π। जहाँ पे S क्या है, S है नेट स्पिन ऑफ ऑर्बिटल।
तो उस ऑर्बिट के अंदर टोटल स्पिन कितनी है, मतलब कितने प्लस हाफ वाले हैं इलेक्ट्रॉन, कितने माइनस हाफ वाले हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, तो जो नेट स्पिन आपको मिलेगी वो आप इस फॉर्मूले में डाल दीजिए, यू विल गेट योर रिजल्ट ऑफ स्पिन ओनली मोमेंट। समझ आ रही बात? तो ये फॉर्मूला है, ये स्पिन ओनली मोमेंटम। कई बार अगर आप प्रीवियस 20 साल के सवाल देखें तो आपको एक दो बार जरूर मिलेगा कि फॉर दिस ऑर्बिटल कैलकुलेट द स्पिन ओनली मोमेंटम विल बी। तो आपको पता होना चाहिए कि स्पिन ओनली मोमेंटम क्या बताता है। ठीक है, क्लियर बात? बोलिए, समझना है स्पिन ओनली मोमेंटम। और चौथा है मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि म्यू एम से रिप्रेजेंट होता है। और मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन होता है हमेशा म्यू एम का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन। दिस इज द, जहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और उसको आप एन की वैल्यू को इसमें डाल दीजिए, आपको टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट मिल जाएगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो आएगा। और जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट किसकी प्रॉपर्टी है, डायमैग्नेटिक कंपाउंड की। अगर एन की वैल्यू छोटी है तो मैग्नेटिक मूवमेंट कम आएगा, तो वो प्रॉपर्टी है किसकी, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, जैसे आयरन कोबाल्ट इन सब में भर भर के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फिर आपके मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत ज्यादा बड़ा आएगा, और उस केस में हम उसको बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड। तो फिजिक्स वाले सर भी आपको मॉडर्न फिजिक्स में ये टॉपिक पढ़ाएंगे मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में। ठीक है, क्लास 12th में है, मैग्नेटिज्म पूरा टॉपिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे। तो ये चार फॉर्मूले आप जरूर याद रखें। पहला फॉर्मूला बोर्स मॉडल के ऊपर है, बाकी सेकंड और थर्ड फॉर्मूला आपका वेव मैकेनिकल मॉडल क्वांटम नंबर्स के ऊपर बेस्ड है, और लास्ट वाला फॉर्मूला तो नॉर्मल फिजिक्स का फॉर्मूला है मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का। ठीक है, बट एटॉमिक स्ट्रक्चर में सवाल जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बात? बोलिए। क्लियर? चलिए, तो अब आप कुछ सवाल सॉल्व करिए। सवाल है, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉन having following set of quantum numbers. Also calculate the orbit angular momentum and orbital angular momentum in each case. क्या क्या क्वांटम नंबर का सेट गिवन है, 2, 1, 0, -1, पहला। दूसरा 3, 2, -1, -1। तीसरा 4, 3, -2, +1/2। चौथा 2, 2, 1, +1/2। चलिए, तो ये चार केस है। तो आपको जो क्वांटम नंबर के सेट गिवन है, उनसे आप पहले इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ठीक है, किस ब्लॉक में है, किस ऑर्बिटल के अंदर है, और उसके बाद आप उस इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल दीजिए। ठीक है, तो ऑर्बिट के लिए तो ऑर्बिट वाला फॉर्मूला लगेगा, बोर्स वाला, और ऑर्बिटल के लिए जो अभी मैंने बताया वो फॉर्मूला लगेगा।
तो ये दोनों फॉर्मूले लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाना चाहिए। चलिए मैं आपको भेज रहा हूँ, अभी आप नोट कर ही लीजिए, तुरंत निकालिए, आपके पास 2 मिनट का समय है। हाँ जी, हो गया, अभी तक हो जाना चाहिए था, बहुत ही आसान। ठीक है, क्या करना था आपको इसमें, आप क्लियरली देख सकते हैं, ये थोड़ा कलर चेंज। देखो जैसे पहला वाला है, तो एन की वैल्यू है 2, तो सेकेंड ऑर्बिट में है, और एल की वैल्यू है 1, मतलब 2p में है। तो 2p में कितने ब्लॉक होते हैं, 3, तीनों बना दीजिए। एम की वैल्यू है 0, तो -1 0 +1, मतलब बीच वाले ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन है, और -½ होते ही नीचे की तरफ। तो ये वो इलेक्ट्रॉन है जिसके बारे में बात चल रही है। अगली चीज, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम सीधा NH/2π होता है, तो सीधा n की वैल्यू 2 है, तो सीधा आंसर है 2h/2π, खत्म हो गया। ठीक है, चलिए मैं अलग से ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ए ऑप्शन क्या था भाई, 2, 1, 0, -½ ये था, 2, 1, 0, -½ तो सबसे पहले ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम एल ऑर्बिट, वो कितना होगा, वो होगा mvr NH/2π, और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2, तो 2h/2π, दैट मींस सीधा आंसर आ गया h/π, बात ही खत्म। n की वैल्यू ये है, l की वैल्यू 1 है, जैसे ही आपको l की वैल्यू मिल गई, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम √L × L+1 h/2π, L की वैल्यू है 1, 1 डाल दीजिए, तो √2h/2π आंसर आ गया। ठीक है, तो ये दोनों तो निकल ही आए। अब इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करना है, तो 2p ऑर्बिटल है, और 2p ऑर्बिटल में 3 ब्लॉक होंगे,
और m की वैल्यू -1 से +1, तो -1 0 +1, मतलब इस ब्लॉक की बात चल रही है और इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड। ठीक है, ठीक है। इसी टाइप से आपको बाकी सारे भी मिल जाएंगे। ठीक, बाकी सारे भी हो जाएंगे ऑन द सेम ग्राउंड। अगर आप सेकंड वाला देखते हैं, जैसे 3 2 -1 -1/2, जैसे मान लेते हैं यही बी पार्ट है। सो इसमें है 3 2 -1 -1/2, यही है। तो अगेन एन की वैल्यू 3 है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल मूवमेंट, ऑर्बिट मूवमेंट तो आ ही गया। कितना? एन की वैल्यू 3 है, सो 3h/2π। बात करें एल की वैल्यू 2 है, तो ये कौन सा ऑर्बिटल है? डी ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल। सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी आ गया। एल की वैल्यू 2 है, सो √2 × 3 मतलब 6h/2π। खत्म। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी आ गया, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम भी आ गया। अब एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? एम की वैल्यू -1 है, तो डी और डी ब्लॉक तुरंत बना लीजिए। और -2 -1 0 +1 +2, इस ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन -1 और नीचे की तरफ। खत्म, आंसर। समझ नहीं बात? तो हमेशा जरूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाए। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको सेल मिलेगा ही नहीं, सब शेल मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सब शेल क्या होती है फर्स्ट ऑर्बिट में, ऑर्बिट के नंबर के बराबर होती है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सब शेल है एस, सेकंड ऑर्बिट में 2 सब शेल है एस एंड पी, थर्ड में 3 है एस पी डी, फोर्थ में चारों है एस पी डी है, और फिफ्थ में 5 हो सकती हैं, लेकिन 5 में अभी तक आई नहीं है, तो 4 ही मानते हैं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट में एक से ज्यादा ऑर्बिटल नहीं हो सकते। ठीक है, सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमेशा ऑर्बिट नंबर के बराबर होता है। तो कभी कभी ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कोई सेट दे दें जो एग्जिस्ट ही ना करे। जैसे मैंने भी दिया है। कौन सा वाला? डी वाला। डी वाला आप सॉल्व करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। डी वाला क्या है भाई साहब? 2, 2, क्या है? 1.5, 1.5। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एन की वैल्यू 2 है, 2, और एल की वैल्यू 2 है, मतलब डी। 2d ऑर्बिटल पॉसिबल ही नहीं। फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही। सो नंबर ऑफ सबशेल या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, मतलब एन की वैल्यू पे डिपेंड। फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सबशेल होती है 1s, सेकंड ऑर्बिट में 2 होती है 2s एंड 2p, थर्ड में 3 होती है 3s 3p एंड 3d, फोर्थ में चारों होती है 4s 4p एंड 4d एंड 4f, पांचवें वाले में 5 होंगी, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ी अभी तक। हमारा अभी तक के जितने भी एलिमेंट हैं वो 5p 5d 5f, एफ के आगे ऑर्बिटल की जरूरत पड़ी नहीं। अगर होगा आगे चल के तो 5g बिल्कुल होगा, बट अभी तक 4 ही है। आपकी पूरी पीरियड टेबल में 4 ही ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। समझ में आई बात? तो अब देखिए सेकंड ऑर्बिट में क्या डी ऑर्बिटल पॉसिबल है? नहीं। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको उल्लू बनाया गया डी वाले पार्ट। डी वाले पार्ट का आंसर है नो आंसर। ठीक है, चलिए चलिए मैं ये सब भेज देता हूँ आपको। इसके बाद अगली क्लास की बात, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नोट्स के बारे में, एंड फाइनली लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो ये हमारे नेक्स्ट क्लास के टॉपिक है, आप लोग पढ़ के आइए। बाकी कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, आप बिल्कुल बोलिए। अब हम लोग हफ्ते में एक बार मिलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको भूल गया हूँ, और इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि आप मुझे भूल जाए। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, आप डायरेक्टली मेरे को बोल सकते हैं, कॉल करिए, मैं आपको बिल्कुल सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, चाहे पढ़ाई संबंधित हो या कोई दूसरी परेशानी हो, क्लास वगैरह में कोई भी दिक्कत हो आपको, आप बिल्कुल बोल सकते हैं, उसके प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मैं दे सकता हूँ। ठीक है, ओके देन, टेक केयर, बाय बाय, मैं आपको भेज दूँगा।